नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है और उसी क्रम में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 20 सितंबर 2017 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैन वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य रक्षक है वो कौन है आपका। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अगर आपको इंटरनेशनल यानी कि जब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है 1995 के दौरान, ठीक है, तो वैश्वीकरण की जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में जाकर के क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ठीक है, यही ग्लोबलाइजेशन था। तो यानी कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लेन देन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए आपका एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसको कहा जाता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसी प्रकार की सभी चीज़ों को देखरेख करता है कि लेन देन सही से हो रहा है कि सही से नहीं हो रहा है, या जितने भी आयात शुल्क में जो ट्रांसपोर्ट का या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो आपका टैक्स वगैरह लगता है, इन सभी का अलोकेटेशन आपका WTO करता है। तो यहाँ पे जो मैन जो है वॉच डॉग बोल सकते हैं या मुख्य रक्षक बोल सकते हैं, वो WTO को बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। और ये आपको मैं बता दूंगा, अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिकल जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका आता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर्स, और तीसरा आपका आता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? वो चीज़ें जो हमको नेचुरली प्राप्त होती हैं, ठीक है, नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, फिशिंग वाला हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गया, ये सब किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और प्राइमरी सेक्टर से जो हमको प्राप्त होता है रॉ मटेरियल, उनके द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आपका किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो द्वितीय क्षेत्र में होता है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र की, तो जितनी भी प्रकार की सर्विसेज होती हैं यानी सेवाएँ होती हैं, ठीक है, वो जैसे चाहे बस सेवा हो, चाहे रेलवे सेवा हो, चाहे इंटरनेट सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे टीचिंग सेवा हो, ये सब टेरिटरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है, बैंकिंग सुविधाएं वगैरह भी टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्राथमिक गतिविधियाँ, यानी कि मैंने कहा नेचुरल तरीके से, तो कपास की बुनाई ये भी प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से होती है। और कृषि, ठीक है, ये भी आपका किस में आता है? एग्रीकल्चर, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, इनमें से कौन अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूजन भरा है। अगर आप ध्यान से इंग्लिश वाला टर्म देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स देयर चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर एक वर्ड होता है इलेक्ट और एक वर्ड होता है अपॉइंट, ठीक है, एक वर्ड होता है इलेक्ट और एक होता है अपॉइंट। इलेक्ट का मतलब होता है चुनाव करना, ठीक है, और अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर किसी भी पार्टी के सबसे ज़्यादा जो मेंबर जीतते हैं और वही मेंबर अपने में से ही क्या करते हैं, एक नेता चुनते हैं और उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो यहाँ पर चुनने की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो अपने मुख्यमंत्री को चुनेगा कौन? रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वही क्या करेंगे, अपने चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। और अगर यहीं पर क्वेश्चन में इलेक्ट की जगह अपॉइंट वर्ड लिखा होता, क्या लिखा होता? अपॉइंट वर्ड, अपॉइंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर को, तब इसका आंसर क्या हो जाता? राज्यपाल हो जाता, यानी गवर्नर हो जाता, क्योंकि राज्यपाल ही जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे अगर अपॉइंट की बात करेंगे तो राज्यपाल आएगा, और इलेक्ट की बात करेंगे तो आपके जो वहाँ के रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। सभी लोग को पता, जो भाग संविधान का भाग 3 है, यहाँ पर मौलिक अधिकार हमें बताए गए हैं। तो ऑप्शन जिसका 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के संबंधित अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 है। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 21A जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, सिर्फ क्या शिक्षा संबंधी अधिकार है कि हर 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होगा उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, क्या सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था। तो आपको अगर हम बता दें, जो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य को स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसके द्वारा? जो चाणक्य थे उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन का स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन थे। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये पहले आपके मौर्य साम्राज्य थे, उसके बाद बिंदुसार आए,
जो इनके बेटे थे। और बिंदुसार के बाद तीसरा जो महान सम्राट आया जिनका नाम था अशोक। आपने सुना भी होगा महान अशोक, महान अशोक महान, तो ऑटोमेटिक अशोक के सामने महान जो आपका प्रोनाउन ये जो जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव जोड़ा जाता है। तो अशोक वर्ड जो अशोक थे वो तीसरे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते थे अशोक आपके, और क्योंकि ये तीसरे नंबर के महान शासक थे, तीसरे शासक थे और सबसे महान माने गए हैं पूरे मौर्य साम्राज्य में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अशोक, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये बिल्कुल गांधी जी के जो गांधी जी का पथ है सत्य और अहिंसा का, उसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं हमारे, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, कि जिनको अलग अलग उपनामों से भी बुलाया गया। तो अगर आपको थोड़ा जैसे हम बताएं, जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते थे, ये तो मैं बता चुका हूँ। और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। ये भी आप बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे, क्योंकि गांधी जी के पथ पर चलते थे तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। और इनका एक नाम और था फेमस, बच्चा खान। ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चा खान पूछे, बादशाह खान पूछे, फ्रंटियर गांधी पूछे, ठीक है, ये सब किसके नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार से, जैसे अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बापू बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं। हाँ, दादा भाई नौरोजी जी, यही काफ़ी चर्चा में थे, दादा भाई नौरोजी। इनको क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इसी प्रकार से आपके एक और थे लाल बहादुर शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, इनको किस नाम से? इनको मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता था, मैन ऑफ पीस। अगर आपसे डायरेक्टली कभी पूछ ले एग्जाम में कि मैन ऑफ पीस किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। और वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एक आपको रखना, जो अभी तक एग्जाम में कम पूछा गया लेकिन इसके पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको देश रत्न भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ये इनके कुछ उपनाम हैं, आई थिंक आप लोग को याद हो गए होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो भूमध्य रेखा यानी द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर आप भूमध्य रेखा देखेंगे, जो हमारी जो पूरी अर्थ होती है, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और यही रेखा अगर 23.5 डिग्री साउथ की पे पहुँच जाए, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो इक्वेटर होती है ये इस तरीके से पूरे आपकी गुजरती हुई चली जाती है। और अगर हम बात करेंगे इसकी जो आपकी भूमध्य रेखा है ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो एक्चुअली में ये 13 देशों से होकर गुजरती है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है कितनी कंट्री से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर के गुजरती है। और अगर पूछ ले इसके अलावा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। और कितने जल निकायों से होकर गुजरती है? 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। अगर हम 13 कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्री हैं, जैसे इसमें आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ आम, प्रिंसेप, गैबॉन, कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे दी गई हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसके अंतर्गत आते हैं, तो साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये इधर पे देखेंगे साउथ अमेरिका वाला पार्ट, और अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, और ये एशिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आपके इनसे होकर गुजरती है, किससे? कॉन्टिनेंट से। और अगर हम बात करेंगे 3 जल निकाय कौन कौन से हैं, तो इसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन सी हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन में जो आयरन जो होता है वो किस रूप में मौजूद होता है? कि अब जो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के स्टेट पर, कि जो हमारा ब्लड है उसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, और इसी आधार पर फेरिक और फेरस में के आयन में बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी होगा, नहीं, हाँ, ये आपका क्या हो जाए, नहीं, डी, ऑप्शन डी। ऑक्सीजन युक्त अवस्था के आधार पर फेरिक या फेरस के जो आयन होते हैं वो इसमें बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रजनोवृत्ति यानी कि इसको बोलते हैं मेनोपॉज, महिलाओं में होने वाली वह अवस्था है जब मासिक धर्म शुरू होता है, प्रौढ़ता शुरू होती है, मासिक धर्म रुक जाता है, प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर यहाँ पे रजनोवृत्ति अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इंग्लिश में चलाइए। मोनोपॉज की बात हो रही है यहाँ पे, देखो पॉज कहते हैं नहीं, रुक जाओ, पॉज हो जाओ, तो यानी कि डेफिनेटली इसका मतलब किसी चीज़ के रुकने से है। तो मासिक धर्म यानी कि जो पीरियड उनके स्टार्ट होने की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पवर्टी बिगन से स्टार्ट हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रुकने की वर्ड है। पॉज का मतलब रुकना, तो मासिक धर्म रुक जाता है और प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है?
ये रुक जाती है। और ये जो आयु है ये आपकी मानी जाती है लगभग 35 साल के तक की जो आयु होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, 55 साल तक की जो उम्र होती है वो इस अवस्था में मानी जाती है। ठीक है, जो मैनाव्रत जो आपका मेनोपॉज है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अग्नाशय कि इनमें से कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो ये आपका क्या है, पैनाक्रियाज है। और यहाँ पे अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें जो रेड स्पॉट देख रहे हैं इनको ब्लड विसल्स कहा जाता है, और ये आपको पर्पल कलर इनको डेल्टा सेल बोलते हैं। ठीक है, और आपको जो रेड कलर के दिख रहे हैं इनको अल्फा सेल कहते हैं, और जो हल्के स्काई ब्लू दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बीटा सेल। तो यहाँ पे बात की जा रही है इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? तो इंसुलिन का उत्पादन ये आपको जो स्काई ब्लू कलर की जो आपको दिख रही हैं इन्हीं से इंसुलिन का उत्पादन होता है। और ये किस प्रकार की सेल्स हैं? बीटा सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को और बढ़ते हैं। साउंड वेव्स क्या होती हैं? ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं, या ट्रांसफर या और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होती हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ स्पीकर रखे हैं और इन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। और यहाँ पे आपके सामने टीवी रखी है और यहाँ पे आँख से हम देख रहे हैं, इनको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो यहाँ पे साउंड वेव्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली कौन सी वेव्स होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। तो यानी ऑप्शन सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट, यानी विद्युत वाहक बल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एक यूनिट पर कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्यूटर से रिलेटेड है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इनमें से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है? तो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। ठीक है, और इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, दूसरा होता है आपका 1H2 और तीसरा आपका होता है 1H3। ठीक है, पहले वाले को बोला जाता है प्रोटियम, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरी वाली को बोलते हैं जो समस्थानिक होते हैं इसको बोलते हैं ट्राइटियम। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये समस्थानिक क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये जो आपका सामने लिखा है, ये नीचे लिखा है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं परमाणु भार। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप। और इसकी प्रकार से अगर इनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं इनको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल जाते हैं, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उस एलिमेंट में उतने ही आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आपको पता, और जो ऊपर लिखा होता है ये इसको बोलते हैं परमाणु भार, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है P+N। ठीक है, यानी परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटियम की और या ड्यूटेरियम की, तो प्रोटियम में अगर हम बात करेंगे तो प्रोटियम का जो परमाणु भार है वो कितना, 1 है, और प्रोटॉन की संख्या क्या है, Z के बराबर, यानी ये भी 1 है। और n अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 - 1, यानी n का मान कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 0। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोटियम होता है इसमें किसी प्रकार के न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस में बराबर होती है, तो ड्यूटेरियम में आ जाओ। तो ड्यूटेरियम बराबर भी अब लगाएंगे A बराबर P+N। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान कितना है, 2 है, P का मान कितना है, यहाँ पे P का मान यहाँ पे 1 है, और N का मान कितना है पता करना है। तो N बराबर निकालेंगे तो 2 - 1, यानी N का मान भी कितना आ गया, 1। N का मान भी 1 है, P का मान भी 1 है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किस में बराबर है, ड्यूटेरियम में बराबर है, तो 1H2 में बराबर है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलभूत कण विद्यमान नहीं होता है? पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप जैसे जो 1H1 था, प्रोटियम था, इसमें देखो न्यूट्रॉन कितना निकल के आ रहा था, 0 निकल के आ रहा था, और न्यूट्रॉन 0 निकल के आ रहा था, तो डेफिनेटली इसमें पाया नहीं जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। गंदे पानी में जो फास्फोरस और नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं ये किसका उदाहरण है? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस और नाइट्रोजन है ये आपके पौधे होते हैं, पौधों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जब इन्हीं में अशुद्धियाँ पाई जाएंगी तो ये एक प्रकार के न्यूट्रेंट का काम करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनमें न्यूट्रेंट का काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये क्या है, पोषक तत्व है, न्यूट्रेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी धारकों को कितनी राशि की जीवन बीमा सुरक्षा मिलती है? तो एक्चुअली में ये जो आपकी योजना थी, इस योजना में आपका इसको शॉर्ट में PMJJBY के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो टाइम था वो 1 ईयर का था।
टाइम 1 ईयर का था, लेकिन जो बीमा सुरक्षा थी वो 2 लाख रुपए की थी। और इसमें प्रीमियम कितना देना था, तो इसमें 330 रुपये वार्षिक या ईयरली प्रीमियम देना पड़ता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाख की थी, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाए। टाइम पूछे 1 ईयर और प्रीमियम पूछे 330 रुपये, और समय मतलब मैक्सिमम बीमा जो सुरक्षा कवर मिलेगा वो 2 लाख रुपये का मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आवर्त सारणी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, तो आवर्त सारणी आई थी सबसे मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा डेमेट्री मेंडलीव, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शेखर नायक किस खेल से संबंधित है, तो शेखर नायक फेमस क्रिकेटर रहे हैं, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सेकंड होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आपको नहीं पता है कि भगवान जो जगन्नाथ है विष्णु जी को माना जाता है, तो ये पुरी में है, और जो भी एक जो 4 धामों से एक महत्वपूर्ण धाम है आपका पुरी, और ये पुरी कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एन डी मेरिनो इस पुस्तक के राइटर हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। G4 राष्ट्र में कौन सा देश शामिल है, तो G4 जो कंट्री है इसमें आपका क्या आता है, ब्राज़ील भी है, इसमें आपका जर्मनी भी है, ठीक है, इसमें आपका जापान भी है, और चौथी हमारा भारत देश भी इसमें शामिल है। तो डेफिनेटली G4 की बात हो रही है, तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया, तो पाकिस्तान यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नदी किस पड़ोसी देश के साथ संधि करती है, तो सिंधु नदी डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ है, तो ए के साथ 3 का कॉम्बिनेशन देखो, इसमें भी है और किसमें, ए के साथ 3 और इसमें भी है, तो यानी पहला और चौथा ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आगे देखो, गंगा नदी है, ये हमारे यहाँ से उत्तराखंड से होकर निकलती है, और उत्तराखंड से होकर निकलने के बाद फिर ये जाकर बस पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से मिलने से पहले ये नदी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो उसके साथ भी इसकी संधि है, तो बी का मान क्या होगा, 1 होगा, तो यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ए का 3, बी का 1, और कोसी नदी ये क्या है, नेपाल के साथ संधि की बात करते हैं, तो सी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पृथ्वी का व्हाइट ठोस भाग, यानी व्हाट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव्ड, ठीक है, पृथ्वी का व्हाइट ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2017 किसी ने जीता था, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो ये जीता था तरहू पीजू ने जीता था उस समय, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बहुत ही स्पीड के साथ आज के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो इसी प्रकार से जल्दी और कम समय में आप अपनी स्पीड को मजबूत करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी और कम समय में हम आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो इसी प्रकार से स्पीड हमारी और अच्छी होती चली जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी और अच्छा होता चला जाएगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।